नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिटीजनशिप पार्ट सेकंड जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है उसकी चर्चा करूंगा। तो हम बात करेंगे इसमें सिटीजनशिप के बारे में कि एक्चुअली सिटीजनशिप है क्या। इसके अंदर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पढ़ेंगे और सिटीजन्स और एलियंस के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड सिटीजनशिप जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सिटीजन्स और एलियंस। अपने आर्टिकल 5 में सबसे पहले सिटीजन और एलियन के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं, इंडिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। जो सिटीजन्स हैं वो फुली मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, और जो एलियंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। ठीक है, एनिमी एलियन जो होते हैं, जो पाकिस्तान के जो लोग होते हैं उन्हें हम एनिमी एलियन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं और एलियंस होते हैं इनके बीच क्या डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि हमारा आर्टिकल 15 है। ये सिटीजन्स जो होते हैं ये इसका फायदा उठाते हैं। इनके लिए राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सब चीज होता है जो कि एलियंस के लिए अलाउड नहीं होता है। और जो सिटीजन्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो सिटीजन्स के लिए होता है जो कि एलियंस के लिए नहीं होता है। एलियंस मतलब कि जो भारत के निवासी नहीं है, जैसे कि जो एनिमी एलियन जिसकी भारत के साथ अच्छी नहीं बनती है तो वो एनिमी एलियन हो जाता है। फ्रेंडली एलियन मतलब फ्रेंडली कंट्रीज जो कि भारत के साथ हैं, भारत के दोस्त हैं, तो वो फ्रेंडली एलियन होते हैं। लेकिन सिटीजन और एलियन के बीच यही डिफरेंस होता है, जो चीज़ें होती हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते एलियंस एज कंपेयर टू सिटीजन्स। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो सिटीजन है उनको राइट टू फ्रीडम, अपनी अधिकार है उन्हें अपनी स्पीच देने का और एक्सप्रेशन करने का। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि हमारे एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स हैं, वो सिटीजन्स को हैं और एलियंस को नहीं हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शंस, लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें उन्हें वोट देने का अधिकार है सिटीजन्स को, लेकिन एलियंस को नहीं है। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए उनके पास राइट है सिटीजन्स के पास। ठीक है, और टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का कोई ऑफिस होता है तो वो भी सिटीजन ही बनते हैं, वो इंडिया के सिटीजन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट इन इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइजेशन वाला हक होता है। लेकिन अब इसे हम कंपेयर करें यूएसए से, बाय बर्थ ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यूएसए में बाय बर्थ होना चाहिए तभी वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कि उसका जन्म वहां पर ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में और आर्टिकल 6 के बारे में, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की एक्चुअली है क्या। आर्टिकल 5 में यह आता है कि जो इंसान है, वो पर्सन जो है वो इंडिया में ही बॉर्न होना चाहिए, उसका जन्म भारत में ही होना चाहिए, या फिर आइदर ऑफ हिज पेरेंट शुड बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके जो माता पिता हैं वो भारत में जन्मे होने चाहिए, या फिर कोई भी इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 5 साल पहले तक रेजिडेंट रह चुका है वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आर्टिकल 5 में। अब आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में है, अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो रहा है वो कैसे इंडिया का सिटीजन कैसे कहलाएगा। कोई भी एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया से होना चाहिए, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। अब कोई भी पर्सन जो 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट हो रहा है पाकिस्तान से इंडिया में तो वो परमानेंट रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद हो रहा है माइग्रेट तो उन्हें एज अ सिटीजन इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 7 के ऊपर। आर्टिकल 7 क्या है। आर्टिकल 7 में ये है, हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1,
1947 but returned to India, resident in India for 6 months prior to the application। इसका मतलब है अगर कोई पहले से इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करता है फिर से इंडिया में आता है तो उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और 6 महीने तक इंडिया का रेजिडेंट रहना चाहिए वो बंदा। ठीक है, ये है आर्टिकल 7 के ऊपर। अब हम बताते हैं आर्टिकल 8 क्या है। आर्टिकल 8 है पर्सन whose parent or grandparents born in undivided India but who is residing outside India shall become citizen if registered by diplomatic or consular representative of India। अनडिवाइड इंडिया 1947 से पहले जो भी बंदा 1977 से पहले अनडिवाइड इंडिया जब हुआ था उससे पहले अगर कोई बंदा इंडिया में रहता है तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए उसके बाद 1947 के बाद जो लोग आते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट आया था। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप मतलब कि सिटीजनशिप हम कैसे मिला सकते हैं। एक्विजिशन अब हम कैसे मिला सकते हैं, पहला पॉइंट है बाय बर्थ सिटीजनशिप। जैसे उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए 26 जुलाई 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच, तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन कहलाएगा। या फिर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 से पहले होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंट्स की नेशनैलिटी के खिलाफ। और दूसरा आफ्टर 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 जो है इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद अगर वो सिटीजनशिप होता है अपने पेरेंट्स की वजह से आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब थर्ड है बट आफ्टर 3 दिसंबर, लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद are considered citizen of India at the time of his birth. Both of their parents are citizen of India। ये तो हो गया बाय बर्थ के हिसाब से कि जो सिटीजन्स होते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 जुलाई 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच और उसके बाद जितने भी होते हैं ये बाय बर्थ होता है। तो एक्विजिशन में बाय बर्थ पहला होता है। अब दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट इसमें होता है कि अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जो इंसान इंडिया के बाहर पैदा हुआ on or after 26 January 1950 but before 10th December 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth। अगर इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है तो 26 जनवरी के बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले तो वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजन होगा। अब 10 दिसंबर 1992 के बाद 3 दिसंबर 2004 के पहले किसी और कंट्री में पैदा हो रहे हैं, वो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स शुड बी इंडिया सिटीजन, तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद जो इंडिया के सिटीजन के बाद जो पैदा होंगे वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। अगर कहलाना है तो उन्हें 1 साल के अंदर उन्हें इंडिया में एज अ सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब इंडिया की सिटीजनशिप वैसे भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो इसमें कौन कौन बंदे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे पर्सन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स, जो पर्सन मैरी करेगा इंडिया के सिटीजन से और इंडिया में 7 साल रहेगा। कोई भी इंसान अगर 7 साल तक इंडिया में रहता है किसी इंडियन से शादी करने के बाद तो वो रजिस्टर कर सकता है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रहते हैं। कोई भी इंडियन ओरिजिन का इंसान जो बाहर रह रहा है रजिस्टर कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। इंडिया के ओरिजिन का है मगर कोई और कंट्री में रह रहा है तो इंडिया में रेजिडेंट के लिए 7 साल के बाद वो रजिस्टर कर सकता है। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स आफ्टर रिजाइडिंग इन इंडिया। और माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंसान इंडियन ओरिजिन है, जो भी बच्चे हैं माइनर चिल्ड्रन मतलब 18 साल से कम, वो भी इंडिया सिटीजन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अ पर्सन ऑफ फुल एज हुज पेरेंट आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर किसी के पेरेंट्स रजिस्टर्ड हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो उनका बच्चा भी रजिस्टर्ड कर सकता है। अ पर्सन ऑफ फुल एज हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज मतलब बाहर के सिटीजन,
फॉर 5 years एंड रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months। कोई भी बाहर की कंट्री में रह रहा है मगर उनके पास सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है, वो अगर वो 12 महीने से ज़्यादा भारत में रह रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट करते हैं बाई नेचुरलाइजेशन के ऊपर। नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन हमें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? ही शुड नॉट बी फ्रॉम दैट कंट्री फ्रॉम वेयर इंडिया इज बैंड टू गेट सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। मगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में है कोई इंडिया के सिटीजन, पाकिस्तान उन्हें नहीं देती सिटीजनशिप, तो यहाँ भी एक्वायर करने से हम मना कर देंगे उन्हें, हम भी उन्हें सिटीजनशिप नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ही इज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ कंट्री। मतलब कि अगर कोई और कंट्री के हैं, अगर वो उस कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ दें तो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। वो होता है बाय नेचुरलाइजेशन, क्योंकि अपने इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है तो उनको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हमने कोई टेरिटरी को लिया है तो एक्वायर करती है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल सिक्किम को लिया था। ठीक है तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन किन को सिटीजनशिप का टैग देना है। अब है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। पहली होती है बाय रिनंशिएशन, मतलब बाय रिनंशिएशन, और दूसरी है बाय टर्मिनेशन, तीसरी है बाय डेप्रिवेशन। ठीक है, अब बाय रिनंशिएशन हम पता लगाते हैं। इच्छा शक्ति से सिटीजनशिप छोड़ता है अगर कोई, तो मगर उसमें से जो माइनर चिल्ड्रन है उनकी भी सिटीजनशिप चली आएगी, लेकिन जिन माइनर चिल्ड्रन हैं, जो इंसान सिटीजनशिप छोड़ रहा है उसके जो माइनर चिल्ड्रन हैं उनकी भी सिटीजनशिप चली आएगी, लेकिन जो माइनर चिल्ड्रन हैं 18 साल के ऊपर होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंडियन सिटीजन। ये होता है बाय रिनंशिएशन। अब है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेट कैसे होंगे? अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा तो उस कंट्री की सिटीजनशिप जाएगी, क्योंकि हमारी ड्यूअल नहीं सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बाय डिप्रीवेशन, बाय डेप्रीवेशन क्या होती है कि हमारी सिटीजनशिप डेप्रीवेशन से कैसे जाएगी, जैसे कोई फ्रॉड कर दिया या फिर कोई डिसलॉयल्टी कर दी, वो होता है बाय डेप्रीवेशन, उससे हमारी सिटीजनशिप जा सकती है, जाएगी। अब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, मतलब जो बाहर रह रहे हैं लोग लेकिन वो इंडिया के कार्ड होल्डर है उनके पास, तो उनके पास ये चीज़ें नहीं है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं है उनके पास, और वो एलिजिबल भी नहीं है फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज वोटर। तो वोटर की आईडी के लिए भी वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो अब जैसे आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, तो मैंने आपको पहले बताया था, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज यूनिटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। मतलब जैसे टर्मिनेशन का पार्ट बताया था मैंने आपको कि अगर इंडिया में आना है तो सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। और आर्टिकल 10 ये है, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 है, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन, मतलब वो एक्विजिशन मिला सकती है और टर्मिनेट भी कर सकती है सिटीजनशिप को, एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ओवरऑल पार्लियामेंट पावरफुल है, उसके पास सब चीज सिटीजनशिप को रिलेट करने के टर्मिनेशन, रिनंशिएशन और डेप्रिवेशन करके सारे तरीके हैं। तो दोस्तों यही था आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 सिटीजनशिप के ऊपर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।